हेलो डियर स्टूडेंट्स हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे इको में। और नेशनल डेवलपमेंट तक का जो पॉइंट जो है हमारा वो हमने क्लियर कर लिया था। आज हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो देखेंगे। इससे आगे के पोर्शन पर नेक्स्ट पेज के ऊपर ही हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और उस बिल्डिंग के आसपास ही हमें जो हट्स हैं झोपड़ी जो है झुग्गी झोपड़ी वो दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर हमें ये पिक्चर इसलिए दिखाई गई है कि हमें ये चीज़ शो की गई है कि जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट सबके लिए इक्वली है या नहीं है, ये किसके लिए विकास है और किसके लिए विकास नहीं है। ऐसे ही यहाँ शॉर्ट में जो ये दिखाई दे रही है आपको स्टोरी, इसको पढ़ोगे आप तो इसमें साफ साफ पता चलेगा कि किस तरीके से कंट्री के अंदर जो टॉक्सिस है वो एयर में मिक्स कर दिया जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो इससे किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है। ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ आपको पता चल गया होगा कि विकास किसके लिए है, उनके लिए जो अमीर हैं, बाकी गरीब लोगों के लिए विकास नहीं है। अब हमारा जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, उसको पढ़ लेते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। कैसे अलग अलग कंट्री को हम कंपेयर करते हैं, क्या मापक होता है, इसका मापदंड कौन सा होता है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इस पैसेज के अंदर क्या पढ़ते हैं कि कोई हम सुनते हैं कि कोई कंट्री डेवलप है। जैसे अमेरिका का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अमेरिका डेवलप कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वो डेवलप किस तरीके से कही जा रही है, किस बेस के ऊपर उसको डेवलप्ड कंट्री कहा जा रहा है और किस बेस के ऊपर इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहा जा रहा है। इसका कोई मापक होता है, तो मापक होता क्या है वही चीज़ हम इस पैसेज के अंदर आगे जो पूरा पोर्शन है उसके अंदर पढ़ेंगे। जब हम अब यहाँ देखो, नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे उसके अंदर हम डिफरेंसेस भी देखेंगे और सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे। जैसे दो लड़कों को हम कंपेयर कर रहे हैं, उनमें कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ भी दिखाई देंगी और उनमें कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई देंगे, मतलब कुछ समानताएं भी और कुछ असमानताएं भी दिखाई देंगी। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटे स्कूल का एग्जांपल इसमें जो लिया हुआ वही एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम जब स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बांटते हैं, उनकी हाइट देखते हैं, उनकी हेल्थ देखते हैं, उनका टैलेंट देखते हैं, उनके इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सही हो। जैसे जो हेल्दी स्टूडेंट होगा वो स्टडी में अच्छा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो इंटेलिजेंट होगा वो फ्रेंडली हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो किस तरीके से कंपेयर करें भाई हम स्टूडेंट्स को, तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है, वो अलग अलग पर्पज़ के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे हमें क्राइटेरिया स्पोर्ट्स की बात अगर हम करें, स्पोर्ट्स टीम के लिए स्टूडेंट्स को चुनना है तो हम क्या देखेंगे, वहाँ उसकी इंटेलिजेंसी को हम नहीं देखेंगे, वहाँ उसके खेल के तरीके, खेल किस तरीके से वो खेल सकता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, ये चीज़ें हम देखेंगे। बाकी अगर हम डिबेट की बात करें तो डिबेट टीम में हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस को नहीं देखेंगे, हम उसकी इंटेलिजेंसी, उसके आईक्यू को देखेंगे। म्यूजिक टीम की बात करें तो उसकी सिंगिंग क्वालिटी को हम देखते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग पर्पज़ होता है, अलग अलग क्राइटेरिया जो पर्पज़ का होता है ना, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। तो सेम जो कंडीशन है वही हमारे देशों के ऊपर भी होती है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक इंसान की, उसी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, उन्हीं विशेषताओं के बेस पर उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे एक अच्छा लड़का है, उसको किसी दूसरे लड़के से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेरिजन के दौरान हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर ये अच्छाई है और उसके अंदर ये अच्छाई नहीं है। तो इस तरीके से हम कंपेरिजन करते हैं। अब हम ये जो कंडीशन इंसान के ऊपर लागू होती है वही कंडीशन देश के ऊपर भी लागू होती है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। किसी भी देश के कंपैरिजन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो वहाँ की इनकम होती है। इनकम के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा देश अमीर है और कौन सा देश गरीब है। अब यहाँ देखिए, जिस देश की इनकम ज़्यादा वो जो है डेवलप कंट्री कहलाएगा, डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा, और जिसकी इनकम कम वो डेवलपिंग कंट्री कहलाएगा, या उससे भी कम है तो मतलब एक विकसित, एक विकासशील और एक अविकसित देश होते हैं। तो अनडेवलप्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब सीधी सी बात है, जिस इंसान की इनकम ज़्यादा होती है वो अपने लिए अच्छी सर्विसेज खरीद सकता है, तो जिस देश की इनकम ज़्यादा होती है वो भी अपने लिए अच्छी सर्विसेज खरीद सकते हैं। वहाँ के लोग अच्छी सर्विसेज खरीद सकते हैं और इकोनॉमी में अपना जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूट है वो कर सकते हैं। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इनकम होती क्या, देश की इनकम क्या होती है। हमारी इनकम हमें पता जो हम कमा कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन पूरे देश की इनकम क्या है। अगर देश को मूर्त अमूर्त तरीके से हम देखें तो क्या देश कमाता है, तो वही चीज़ क्या होती है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि देश की इनकम क्या है।
तो डियर स्टूडेंट्स, देश की इनकम का मतलब है देश के लोगों के द्वारा जो कमाया गया पैसा है, मतलब देश के हर एक इंसान की जो इनकम है वही देश की इनकम भी कहलाती है। अब यहाँ पर हमें एवरेज इनकम के बारे में पढ़ना है, तो सीधी सी बात है, यहाँ इसको डिटेल में जाने से बेटर है हम एवरेज इनकम क्या होती है और पर कैपिटा इनकम सेम दोनों क्या होती है, कि जब हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम निकालते हैं तो जो पूरे देश की इनकम है, मान लेते हैं एक परिवार की, मान लेते हैं हम देश के पास बाद में जाएंगे, तो जैसे कि एक परिवार की इनकम है 20,000, ठीक है, और परिवार में सदस्य हैं 5, तो एक सदस्य के हिस्से में कितने आते हैं 4,000, 4,000 आते हैं, ठीक है, 4,000 आते हैं एक मेंबर के हिस्से में। तो इस तरीके से उस घर की पर कैपिटा इनकम क्या हो गई 4,000 या 4,000 रुपीज़ हो गई। तो इसी तरीके से देश की इनकम को भी एवरेज इनकम उससे निकाली जाती है, पर कैपिटा इनकम। क्या है फॉर्मूला, जो कंट्री की इनकम है, कंट्री की जो इनकम है, जैसे देखिए फॉर्मूला, कंट्री की जो इनकम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है किससे, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से। समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में वैसे समझाया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने भी अपने तरीके से इस चीज़ को शो किया है कि कैसे देश को डेवलप माना जा सकता है और कैसे नहीं। तो उनके अकॉर्डिंग 2017 में जो उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग जो यूएस डॉलर है, अगर किसी देश के अंदर पर कैपिटा इनकम है वो 12,056 पर एनम, डॉलर की बात चल रही है यहाँ पर, डॉलर है तो वो देश अमीर है, और 955 डॉलर से कम है, यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं हम, डॉलर अलग अलग देशों में भी है ये मुद्रा, लेकिन अलग अलग देशों के डॉलर की कीमत अलग अलग है। तो यहाँ यूएस डॉलर की बात की जा रही है, तो यूएस डॉलर में 955 डॉलर से कम है तो वो लो इनकम वाली कंट्री है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 1,820 पर एनम है, तो इस हिसाब से ये मिडिल कंट्री में आता है, ना गरीब है ना अमीर है, तो वही डेवलपिंग कंट्री के रूप में ये आ गया है। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। एवरेज इनकम के फॉर्मूले को यहाँ शो कर रखा है, निकाल के दिखा रखी है एवरेज इनकम, तो हमें उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ऊपर ये चीज़ें देख चुके हैं। अब यहाँ ये जो 2 फिगर है ना, ये आपको ज़रूर देखने चाहिए। यहाँ इससे क्या शो हो रहा है कि ये कंट्री ना अमीर है ना गरीब है, और यहाँ क्या शो हो रहा है कि यहाँ जो अमीर है वो कम संख्या में है लेकिन ज़्यादा जो है चीज़ें यूज कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है ये कि जो गरीब लोग हैं उनकी एवरेज में पॉल्यूशन को ज़्यादा करते हैं वो अमीर लोग करते हैं, ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उनको यूज अमीर लोग करते हैं। यहाँ देखिए 4 कुर्सियों के ऊपर अकेला है ये, इसको नीड है 1 चेयर की लेकिन यूज कर रहा है 4 चेयर, और इधर नीड है 4 चेयर की और एडजस्ट कर रहे हैं ये 2 चेयर के अंदर ही। तो ये साफ पता चल रहा है कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, और गरीबों को कम और अमीरों को ज़्यादा मिलता है। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की बात करेंगे हम। एक इनकम ही नहीं है जिससे कि देश को डेवलप्ड माना जाता है, इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जिसके अकॉर्डिंग किसी भी राज्य को किसी भी देश को डेवलप्ड बोला जाता है। जैसे यहाँ मैं इन पैसेज को पढ़ने की बजाय आपको इस टेबल को समझाना चाहूँगी, और इस टेबल में ही सब कुछ है और टेबल के अंदर जो है वो डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ आप स्टेट देखोगे 3 स्टेट दे रखे हैं, पर कैपिटा इनकम तीनों स्टेट की दे रखी है, वो ईयर 2015 और 16 की दे रखी है। हरियाणा की देखेंगे इनकम तो 1,80,174, मतलब पर कैपिटा इनकम है एक इंसान के हिस्से में इतना आता था। केरला की देखेंगे तो उससे कम है, बिहार की देखेंगे तो उससे भी कम है। तो इस हिसाब से तो हरियाणा के लोग जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, केरला के उससे कम कमाते हैं, और बिहार की अगर हम बात करें तो बहुत कम कमाते हैं। तो ये इन पैसेज के अंदर यही चीज़ शो कर रखी है, इस टेबल को लाइन वाइज शो कर रखा है। तो इसमें ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं कि कौन सी चीज़ मतलब कौन ज़्यादा कमाता है कौन कम कमाता है। अब आगे वाली टेबल को भी देखिए, इस टेबल में क्या है, इस टेबल में ये बताया हुआ है कि हरियाणा के अंदर कमाने वाली बात तो हमने देख ली कि हरियाणा आगे है। अब देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चों की जो मृत्यु है 1,000 बच्चों के ऊपर हर साल हरियाणा में 30 जो शिशु हैं जो 1 साल तक के बच्चे हैं वो मर जाते हैं। केरला में सिर्फ 10 बच्चे और बिहार में सिर्फ 35 बच्चे। तो इस हिसाब से चिकित्सा जो है, हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो कहाँ ज़्यादा मिलती हैं, केरला में मिलती हैं। अब आगे लिटरेसी रेट देखिए, लिटरेसी रेट की अगर बात करें 2011 का डेटा है ये, हरियाणा में 82 और केरला में 94 और बिहार में 62। तो बिहार में कम पढ़े लिखे लोग हैं, हरियाणा में 82% हैं, और केरला की बात करें तो 94%। और आज हम 2021 की बात करें, 2021 की बात करें तो केरला में 100% लिटरेसी रेट है।
अब यहाँ अटेंडेंस की बात करते हैं हम। अटेंडेंस मतलब जो स्कूल के बच्चे हैं, सेकेंडरी स्टेज के हैं, जो 14 से 15 साल तक के बच्चे हैं, हरियाणा में तो सिर्फ 61% बच्चे ही स्कूल में प्रेजेंट हो पाते हैं। केरला में 83, और अब ये डेटा बढ़ भी गया है। और बिहार की बात करें तो 43 स्टूडेंट्स ही। अब लिटरेसी रेट है तो 62 लेकिन जो स्कूल में पहुंचने वाले बच्चे वो 43 ही हैं, बाकी बच्चे तो स्कूल में जाते ही नहीं है। तो इस तरीके से कौन सा स्टेट इनमें डेवलप्ड स्टेट कहलाएगा? केरला। क्योंकि सिर्फ इनकम की बात नहीं है, इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपिंग या फिर एक कंपैरिजन में काम आती है। अब इसमें यही चीज़ पढ़ेंगे जो हमने अभी टेबल के अंदर पढ़ी है, इसके अंदर यही सारी चीज़ें आने वाली हैं, इसमें और इसमें यही चीज़ बता रखी कि हम देखते हैं कि 1000 बच्चों के ऊपर केरला में सिर्फ 10 बच्चे मरते हैं, और हरियाणा की बात करें तो 30 बच्चे मरते हैं। अब इस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हरियाणा के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है और इसके अंदर केरला के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ है। तो साफ पता चल रहा है कि बिहार और हरियाणा में एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर कम जो है पैसा खर्च किया जा रहा है, और केरला के अंदर इन दोनों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटी की। अब ये स्टूडेंट्स आप ये मत कहना कि इस चीज़ को हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि टेबल में जो चीज़ हमने डिस्कस की है उसको यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, और पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हमने पढ़ी है टेबल के अंदर। तो अब हम पब्लिक फैसिलिटीज़ देख लेते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ एक कोटेशन जो डार्क ब्लैक कलर में जो लिखी हुई है, इसमें ये बता रखा कि आपकी जेब में अगर पैसा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है या लाइफ अच्छे जीने की जो ज़रूरत है वो सारी इस पैसे से कंप्लीट हो जाएंगी या फिर आप पा लोगे। इसको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है कि अगर आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीदना है, दिल्ली जाकर अगर आप या किसी ऐसे शहर में जाकर जहाँ औद्योगिकरण ज़्यादा है, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, पैसे देकर भी अगर आप बाहर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीदना चाहो तो नहीं खरीद सकते। तो यहाँ मनी कुछ काम नहीं आती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप अफोर्ड करते हो इन चीज़ों को तो ये नहीं मिल पाती हैं। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। अगर कहीं बीमारी फैली हुई है, जैसे अब सीधा सा एग्जांपल हम कोरोना का ले लेते हैं। इसमें ये तो है नहीं कि अमीर लोगों को कोरोना नहीं हुआ है, उन्होंने पैसे देके कोरोना को खरीद लिया था कि हमें इन्फेक्ट मत करना, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो पैसे वाले भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो सीधी सी बात, आप पैसे से किसी डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ से भी नहीं बच सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें पैसे के अलावा और भी जो हमारे क्राइटेरिया हैं उनको शो किया हुआ है। अब यहाँ देखिए, हम ये तो मान लेते हैं कि मनी जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक और बात यहाँ पर है कि अगर हम मनी को कोलेक्टिवली यूज करते हैं तो वो चीपेस्ट हो जाती है। सीधी सी बात, अगर सामूहिक रूप से हम कोई चीज़ यूज करते हैं तो कम खर्च आता है। एग्जाम्पल यहाँ इसमें लिया हुआ है, एक वॉचमैन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे कि आपकी एक सोसाइटी है, आपका कोई वार्ड है, जैसे वार्ड नंबर आपका कोई भी मान लेते हैं कि 12 है, 13 है, जो भी है, आपके वार्ड में आपको नाइट वॉचमैन रखना है। अगर आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी, आपका पूरा का पूरा वार्ड मिलकर उस वॉचमैन को रखता है, उसकी जो भी तनख्वाह होगी, उसकी जो भी पे होगी, उस सैलरी को आप पूरी कॉलोनी के लोग या पूरे वार्ड के लोग मिलकर मतलब जो है वहन करेंगे। जैसे उसकी 10,000 तनख्वाह, तो 10,000 किसी एक घर को नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि उस कॉलोनी के अंदर रहने वाले हर घर के अंदर मतलब जो हिस्सा आएगा वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी कॉलोनी में रहने वाले हर घर के लोग अपने लिए अलग वॉचमैन चाहते हैं तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें ये बताया गया है कि मनी जो है कलेक्टिवली अगर यूज की जाए तो चीपेस्ट हो जाती है, मतलब सामूहिक रूप से अगर यूज की जाए तो वो सस्ता पड़ता है, सस्ती चीज़ें रहती हैं वो। इसमें ये चीज़ें बताई गई है। तो सिक्योरिटी मिल जाती है। अब इसमें बताया इफ़ व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू इन यूर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। यहाँ एक और एग्जांपल दिया हुआ स्टडी का। मान लेते हैं कि अगर आपके पड़ोस में कोई भी पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है, आपके पड़ोस में पढ़ने लिखने कोई बच्चा जाता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है स्कूल चीज़ क्या होती है, तो क्या आपके मन में कभी पढ़ने की आएगी? क्योंकि जैसी संगति में हम रहते हैं वैसा ही हम माहौल मतलब वैसे ही हम हो जाते हैं, तो वहाँ पर स्टडी का मन आपका भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या बताया गया है कि जहाँ पर ये नीड होती है ना, जहाँ पर लगता है सरकार को कि
बच्चे जो है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है वहीं पर स्कूल खोले जाते हैं। सीधा सा एग्जांपल ये कि पीछे 1000 कुछ स्कूल बंद कर दिए गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ स्कूलों की जो निर्धारित संख्या स्टूडेंट्स की वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो उन स्कूलों को या तो किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया या फिर उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो सीधी सी बात है, वो ये स्टडी का जो माहौल है लोगों के बीच में होना भी चाहिए। अदरवाइज़ तो क्या है, जो पेरेंट्स अवेयर होंगे ऐसे मोहल्ले में जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वहाँ जो पेरेंट्स अवेयर होंगे उनको अपने बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल में भेजना पड़ता है, और वो हो सकता है कि प्राइवेट में भेजें, और वहाँ पर फिर वही बात है, कलेक्टिवली यूज़ नहीं की जाती है मनी, तो वहाँ ये फैसिलिटीज़ जो मतलब स्टडी जो है स्टूडेंट्स को अच्छी मिल जाती है, लेकिन माहौल उसको वो नहीं मिल पाता है जो उसको चाहिए होता है। वो इसलिए क्योंकि स्टडी में उसका मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आसपास उसने कभी स्टडी का माहौल देखा ही नहीं है। आज की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन जो पर्टिकुलर जो गर्ल्स हैं वो हाई स्कूल में जाती ही नहीं है। इसके लिए भी बहुत सारी स्कीम जो है सरकार कर रही है। प्राइमरी स्कूल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी के ऊपर तो ज़्यादा फोकस किया गया है कि स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं वो स्टडी करें। जैसे हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में कि +2 के बाद तो लड़कियां, +2 तक तो बहुत कम पहुंचती हैं, 12th तक, और उसके बाद तो लड़कियां जो है ग्रेजुएशन अपनी होती है या कॉलेज लाइफ होती है वो नहीं करती हैं। तो इसके ऊपर भी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर फोकस किया गया और बच्चों के लिए स्टडी में, हेल्थ, इसमें एजुकेशन में ज़्यादा फंड दिया गया। अभी यहाँ केरला की बात देखी गई है तो केरला में मोर्टेलिटी रेट कम है क्योंकि वहाँ हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्च किया जाता है। अब कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो PDS जो है वो लागू कर दिया गया है, जिसके कारण वहाँ मोस्टली दुकान जो है सरकारी राशन वाली होती हैं, राशन सस्ते में मिल जाता है। और वो जो कंट्री हैं वो जो स्टेट्स हैं, जैसे साउथ के बहुत सारे स्टेट हैं, 94% जो दुकानें होती हैं वो सरकारी राशन बेचती हैं, जिससे लोगों को कम पैसे में अपनी मूलभूत सुविधाएं मिल जाती हैं, इसलिए वो डेवलप्ड में आते हैं। साउथ में बहुत जो सारे स्टेट हैं हमारे वो डेवलप्ड हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का पोर्शन आप अच्छे से रीड करके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके बना लें। गुड बाय।